हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 127 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज़ यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 127 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने शरेड। क्या रेफरेंस लिखा है शरेड का? In the classic tale by Hans Christian Andersen, it took a child to expose the pretense when everyone was aware of the charade but scared to say it aloud. Okay. अगर आप देखें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इस पार्ट में, यहाँ पे एक वर्ड है प्रिटेंस, जिसका भी मतलब होता है एक तरीके का बहाना। बहाना से यहाँ पे मतलब है एक तरीके का धोखा। बनावटीपन आप किसी के सामने रखें और असलियत कुछ और है तो उसको शरेड बोलते हैं, उसको फार्स बोलते हैं, उसको शाम बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो शरेड यानी कि एक फॉल्स अपीयरेंस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन एब्सर्ड प्रिटेंस इंटेंडेड टू क्रिएट अ फॉल्स अपीयरेंस, है ना। ऐसा एब्सर्ड प्रिटेंस यानी अतार्किक, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आप कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं एक तरीके का कि आपके बारे में लोग ऐसी इमेज बनाएं। कुछ लोग होते हैं ना, रिच नहीं हैं पर क्या करते हैं, रेंट पे मर्सिडीज़ या BMW कार्स लेके उनके कार्स के सामने फ़ोटोज़ लेके फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ठीक है, सो एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब करके लाइक्स ले रहे हैं, उनको खुशी हो रही है। तो ये सब क्या है? शरेड है, शाम है, धोखा है, नाटकपन। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। ओके, सो यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे जो इमेज यूज़ की गई है, ये बेसिकली फैमिली मैन करके एक सीरीज़ आई थी जो मैंने देखी थी। इट वाज द लास्ट सीरीज़ जो मैंने देखी थी पूरी। सो उसमें ये पर्टिकुलर सीन था, मनोज वाजपेयी हैं और सामने उनके जो लेडी बैठी हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हर नेम, वेरी गुड एक्ट्रेस शी इज़। सो उनके बीच में, ये पति पत्नी हैं और उनके बीच में झगड़ा हो रहा है एंड जो लेडी हैं वो बोलती हैं आवर होल मैरिज इज़ अ शैम, यानी शरेड है हमारी मैरिज, यानी कि एक तरीके का दिखावा है। लोगों को दिख रहा है कि हम पति पत्नी हैं पर एक्चुअली हम पति पत्नी नहीं हैं, है ना। उनका कहने का मतलब ये है। सो ये यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। और 4 एग्जांपल्स हैं। द डिबेट टर्न्ड आउट टू बी नथिंग मोर देन अ पॉलिटिकल शरेड एम्ड एट फूलिंग द पब्लिक। जो डिबेट हो रहा था वो बेसिकली एक पॉलिटिकल शरेड से ज़्यादा नहीं था और बेसिकली जो उसका एम था, उसका मकसद था कि लोगों को वो बेवकूफ़ बनाएं। वो दिखा रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे, अब जो हैं चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, वो दिखा रहे हैं कि देखो हम लोगों के भले के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो दिखावा है, वो जो डिबेट हो रहा है वो दिखावा है एक तरीके का। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आपस में टीवी पे या स्क्रीन पे या कैमरे पे दिखाएंगे कि वो एक दूसरे से कितना खफा हैं, मुद्दों पे कितना खिलाफ हैं, पर एक्चुअली वो साथ साथ हैं, हाथ मिला लेते हैं। बाद में पार्टीज़ हो रही हैं तो साथ में एंजॉय कर रहे हैं, है ना। ऐसा हम देखते हैं। तो शरेड है ये, जो लड़ना है, आर्ग्यूमेंट्स है, ये सब शरेड है। हम अपना एक तरीके से खून जला रहे होते हैं कि देखो सही कहा उसने। जिस भी पार्टी की तरफ आपका इंक्लाइनेशन होता है, आप उसके पक्ष में बोल रहे होते हैं और आप अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से लड़ने लगते हैं, जबकि वो दोनों स्क्रीन पे तो लड़ रहे हैं पर असलियत में वो एक ही साथ हैं, या फ्रेंड्स बोल सकते हैं आप उनको। सो ये जो दिखावा है, ये शरेड जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। द नेगोशिएशंस वर नथिंग बट अ शरेड विद द आउटकम ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड। जो नेगोशिएशंस हो रहे थे वो एक तरीके का शरेड था, क्योंकि जो होना था वो पहले से ही डिसाइडेड था कि ये रिजल्ट आना है भैया। तो अब जो भी वार्तालाप हो रही है वो एक तरीके का शरेड है, दिखावा है, नाटक हो रहा है वहाँ पे। हिज अपोलॉजी वॉज अ मियर शरेड एज ही हैड नो इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हिज बिहेवियर। उसने जो माफ़ी मांगी वो एक तरीके का शरेड था, दिखावा था, नाटक था, क्योंकि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अपना बिहेवियर चेंज करे। बिल्कुल सही है ये भी। हिज स्पीच शरेड, ना यहाँ ये गड़बड़ हो गया। स्पीच शरेड वॉज अ टूल टू मोटिवेट, नो, कोई सेंस नहीं बन रहा, ये फ्रेज़ ही गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फार्स, प्रिटेंस, शैम, अभी हमने डिस्कस भी किया। एंटोनिम्स की बात करें तो ट्रूथ, रियलिटी, सिंसियरिटी, सच्चाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन क्या रेफरेंस है?
In a way, this Indian team is lucky. Fans in the 1990s and 2000s may have reacted differently to such a capitulation. Capitulation basically बुरी तरीके से हारना, और ऐसे हारना कि आपने लड़ाई ही छोड़ दी, गिव अप कर दिया, है ना, बिना लड़े ही। बुरी तरीके से हारने से बेटर आप समझें इसको कि आप हार पहले से ही मान के बैठे हैं कि हमें तो हारना ही हारना है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिचुलेशन। इसको याद रखने के लिए एक हिंट है, कैपिचुलेशन यानी एक तरीके से कैप को उतार देना, कैप को ऑफ कर देना, ठीक है। सो जब आप अपनी हैट या कैप जो पहनी आप उतार रहे हैं, एक तरीके से आप हार मान रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। द एक्शन ऑफ सीजिंग टू रेजिस्ट एन ओपोनेंट और डिमांड। जब आप रेजिस्ट करना, एक ओपोनेंट को या एक डिमांड को रेजिस्ट करना छोड़ दें, सीज कर दें, तब बोला जाएगा कि आप कैपिचुलेशन की तरफ जा रहे हैं। टू गिव अप विदाउट फाइट, ये काफ़ी आसान है इसको याद रखने के लिए। हार मान लेना विदाउट फाइट, उसको बोलते हैं कैपिचुलेशन। अब ये देखिए जो इमेज है, अब आई बिलीव कोई बैटल फील्ड है, उसमें ओपोनेंट है, वो ऐसे डर के हाथ ऊपर कर रहा है और बोल रहा है भैया संधि कर लो, मैं सफ़ेद झंडा दिखा रहा हूँ, अब हम लड़ नहीं सकते। सो ये कैपिचुलेशन है, लड़ाई करे बिना ही हार मान लेना, ठीक है। हाँ जी, 4 और एग्जाम्पल्स हैं। द कंपनीज कैपिचुलेशन वॉज एविडेंट व्हेन इट अग्रीड टू ऑल द यूनियंस डिमांड्स। कंपनी का जो हार मान लेना था बिना किसी रेजिस्टेंस के, वो एविडेंट था, वो स्पष्ट था जब उसने, कंपनी ने एग्री कर लिया यूनियन की डिमांड्स को, बिना डिस्कशन के, बिना आर्ग्यूमेंट्स के। हर कैपिचुलेशन ऑफ द असाइनमेंट वॉज अ क्लियर साइन ऑफ अ डिटर्मिनेशन टू एक्सेल डजंट मेक एनी सेंस। द ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द एनिमीज कंप्लीट कैपिचुलेशन मार्किंग द एंड ऑफ द वॉर। ठीक है, बिल्कुल सही है। The country's capitulation in trade negotiations resulted in unfavorable terms. Definitely, अगर कोई कंट्री ट्रेड नेगोशिएशंस में कैपिचुलेशन की तरफ की तरफ जा रही थी या गई हो, तो फिर जो भी नेगोशिएशंस होंगे वो फेवरेबल टर्म्स में कहाँ होंगे? वो तो जिसने कैपिचुलेशन के लिए मजबूर किया उसके फेवर में जाएंगे ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि अगर नेगोशिएशंस हो रहे हो, ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हो और कोई कंट्री कैपिचुलेशन की तरफ जाए, यानी बिना डिस्कशन करे ही अग्री कर जाए सारी चीज़ों पे, तो जो टर्म्स फाइनल होंगे वो दूसरी जो कंट्री होगी उसके फेवर में होंगे। जिस कंट्री ने कैपिचुलेशन दिखाया उसकी फेवर में नहीं होंगे, उसको तो सारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि वो पहले ही मान के बैठेंगे हाँ आप जो कह रहे हैं वो सब सही करें, हम अग्री करते हैं, हर बात पे अग्री करते हैं, ठीक है। सो ये सेंटेंस भी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सरेंडर, सबमिशन, यील्डिंग, घुटने टेक देना। एंटोनिम्स रेजिस्टेंस, डिफाइंस, विद डिफाइंस हम पढ़ चुके हैं, डिफाइंस भी पढ़ चुके हैं, डिफाई भी पढ़ चुके हैं। नकारना और अडिग रहना, है ना, अपनी बात पर अड़े रहना, डिफाई करना, है ना, सारे वर्ड्स एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे किसके? कैपिचुलेशन के। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेड्युलिटी, नाउन है, और क्रेडुलस हम पढ़ चुके हैं, जो जनरली विश्वास कर लेते हैं, ईजिली विश्वास कर लेते हैं, गलिबल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेडुलस, और वहीं से वर्ड आ गया क्रेडुलिटी, नाउन बन गई। रेफरेंस क्या है? बट इट वुड स्ट्रेच क्रेडुलिटी to say that the Kiwis would have been dismissed for 46 like the Indian team. Okay, meaning a tendency to be too ready to believe that something is real or true. वही सेम मीनिंग है क्रेडुलस, जो आसानी से भरोसा कर ले किसी की बात पे, उसी को अगर हम नाउन में कन्वर्ट करें तो बन जाता है क्रेडुलिटी, ठीक है। टेंडेंसी कि आप इतने रेडी हैं कि किसी भी बात पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं, तो इस टेंडेंसी को बोलेंगे क्रेडिबिलिटी। पॉन्जी स्कीम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं? जो सुना होगा आपने, एक व्यक्ति के नीचे 2 व्यक्ति जोड़िए, फिर वो दो व्यक्ति अपने नीचे 2 व्यक्ति जोड़ेंगे तो आपको इनकम मिलेगी, और कुछ सामान भी बेचना होता है, कुछ सर्विसेज भी देनी होती हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी चल रही होती हैं, पॉन्जी स्कीम्स बोलते हैं। एक्चुअली इसमें काम कुछ नहीं हो रहा होता है, बस जो पैसे का सर्कुलेशन है वो हो रहा होता है। जब नीचे के 2 व्यक्ति जुड़ते हैं, वो कुछ पैसा देते हैं कंपनी को, तो उसमें से कोई सर्टेन परसेंटेज ऊपर वाले व्यक्ति को मिल जाता है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट सेलिंग कुछ नहीं होती, कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं है इसमें, बस पैसे का ही सर्कुलेशन होता रहता है। पोंजी स्कीम, रियल में कुछ नहीं बिक रहा। एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात हो रही है। मैनी पीपल फेल विक्टिम टू पोंजी स्कीम्स लाइक शारदा चिट फंड स्कैम बिकॉज देयर क्रेडिबिलिटी मेड देम बिलीव इन अनरियलिस्टिक रिटर्न्स प्रॉमिस्ड बाय द फ्रॉडस्टर्स। जो इस पर्टिकुलर शारदा चिट फंड स्कैम के में इन्वॉल्व थे लोग,
उन्होंने लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया कि बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको, इसमें इन्वेस्ट करिए, इस स्कीम में इन्वेस्ट करिए, इसमें लोगों को जोड़िए। तो ये बेसिकली जो लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी थी, यानी कि वो भरोसा कर लेते हैं लोगों पे, उनके अंदर ये टेंडेंसी थी, उस कारण से लोग इस तरीके की स्कीम्स में फंस जाते हैं। ठीक है। फेक जॉब रैकेट्स, न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ पीपल पेइंग मनी टू फेक एजेंसीज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स highlight the credulity of job seekers who trust unverified advertisements। हमने अक्सर सुना है कि लोग फंस जाते हैं इस तरीके के प्रोमिसेस में कि भाई इतने पैसे दो और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे, है ना। तो लोगों के अंदर अगेन टेंडेंसी होती है भरोसा कर लेने की, और ये चीज़ हमें दिखाती है कि लोग कैसे अनवेरीफाइड एडवर्टीजमेंट्स पे भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, क्रेडिबिलिटी। 4 और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं। द सेल्समैन एक्सप्लॉइटेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज क्लाइंट्स टू सेल सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। कोई सेल्समैन है, उसने अपने क्लाइंट्स की क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा करने की जो उनकी टेंडेंसी है उसको एक्सप्लॉइट किया, और क्या करने के लिए, अपने सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यानी ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। बिल्कुल सही। द मजिशियंस ट्रिक्स वर्कड बिकॉज ऑफ द ऑडियंसेस क्रेडिबिलिटी एज दे रेडली बिलीव्ड वॉट दे सॉ। जो जादूगर था उसकी ट्रिक्स ने काम किया क्योंकि जो ऑडियंस थे वो बहुत नाइव ऑडियंस थे, बहुत भोले लोग थे वहाँ सामने जो बैठे थे, और उन्होंने जो देखा उस पर वो भरोसा कर लेते हैं। ठीक है। सो क्रेडिबिलिटी। द स्कैमर टुक एडवांटेज ऑफ द एल्डरली वुमेन्स क्रेडिबिलिटी कन्विंसिंग हर टू पार्ट विद हर सेविंग्स। कोई स्कैमर है, धोखेबाज है, और कोई एल्डरली वुमेन है, उम्र दराज कोई लेडी हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसका एडवांटेज उठा के उनकी सेविंग्स में से उसने कुछ पैसे ले लिए, है ना, कि आपका मैं काम करवा दूंगा, मुझे इसमें से कुछ पैसे दे दो, या सेविंग्स हैं आपकी, आप मुझे दोगी तो मैं इसको कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर दूंगा, मतलब कुछ भी इस तरीके का। सो बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। हिज क्रेडिबिलिटी अबाउट एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही केम अक्रॉस हेल्प्ड हिम मेक इन्फॉर्म्ड एंड रैशनल डिसीजंस। ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर कोई क्रेडिबलस है तो फिर वो इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, वो गलत कामों में फंस जाएगा, है ना। वो इन्फॉर्म्ड और रैशनल डिसीजंस नहीं लेगा। ठीक है, कोई बहुत ही भोला जो इंसान होता है। सो ये आई एम सॉरी, ये सेंटेंस गलत हो गया कॉन्टेक्चुअली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो गलिबिलिटी, नाइविटी, नाइव बहुत सीधा साधा इंसान, बहुत भोला, इमैच्योरिटी। एंटोनिम्स की बात करें तो स्केप्टिसिज्म, डाउट, सिनिसिज्म, यानी हर चीज़ को शक की नज़र से देखना, उसको सिनिसिज्म बोलते हैं। ठीक है। नाउ द ईडियम इज नेक्स्ट वन इज एन ईडियम, और ईडियम है वन ट्रिक पोनी। पोनी क्या होता है, एक तरीके का घोड़ा होता है जिसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी कम होती है, उसको पोनी बोलते हैं, है ना, छोटी हाइट वाले जो घोड़े होते हैं। वन ट्रिक पोनी, इसका मतलब है कि एक ही तरीके की स्किल है किसी व्यक्ति के अंदर, है ना। रेफरेंस क्या है, बट वन ट्रिक पोनी कांट लास्ट इन द गेम फॉर एवर, मीनिंग अ पर्सन और थिंग विद ओनली वन स्पेशल फीचर, उसके अंदर एक ही खास बात है, टैलेंट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, उसको हम बोलते हैं वन ट्रिक पोनी। एक होता है हरफन मौला ऑलराउंडर, और उसका ऑपोजिट हो गया वन ट्रिक पोनी, एक ही चीज़ आती है इनको जो भी हैं। बॉलीवुड टाइपकास्ट एक्टर्स, सम बॉलीवुड एक्टर्स आर ऑफन लेबल्ड वन ट्रिक पोनीज फॉर स्टिकिंग टू द सेम टाइप ऑफ रोल्स। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको एक ही टाइप के रोल्स मिलते रहते हैं और वो एक ही टाइप के रोल्स करना भी जानते हैं। सनी देओल अगर आप रिलेट कर पाएँ, वो एक ही टाइप की मूवीज़ करते हैं, है ना, एक ही टाइप की मूवीज़ करते हैं, और मार धाड़ वाली, एक्शन वाली, 2.5 किलो का हाथ है, यही सब चीज़ें उनकी मूवीज़ में चलती रहती हैं। एंड बहुत सारे और भी ऐसे एक्टर्स हैं जिनको एक ही तरीके की चीज़ें करना आता है। Social media influencers stuck on trends. Influencers who gain fame by promoting a single type of content such as lip sync videos or dance trends without evolving their style or substance are often perceived as one trick ponies in the digital world. कुछ influencers हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको एक ही टाइप का कंटेंट बनाना आता है, तो इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ और करना ही नहीं आता, तो हर वीडियो में वो सेम चीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है कि उनको वन ट्रिक पोनीज कंसीडर किया जाता है या परसीव किया जाता है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट हिज इनिशियल सक्सेस द सिंगर वॉज डिसमिस्ड एज अ वन ट्रिक पोनी ड्यू टू हिज लैक ऑफ वर्सेटैलिटी। कोई सिंगर हैं, उनके अंदर वर्सेटैलिटी नहीं है, एक ही टाइप से वो गाना गाते हैं,
तो इनिशियल सक्सेस तो मिली, पर बाद में उनको वन ट्रिक पोनी के तौर पे डिसमिस कर दिया गया कि भाई अब हमें आपके गाने नहीं सुनने। सही है सेंटेंस बिल्कुल। कैलाश खेर एक प्रोमिनेंट सिंगर रहे हैं जिनको मैं इस कैटेगरी में रख सकता हूँ कि वो एक ही टाइप के गाने गाते रहे और एक टाइम के बाद अब लोग उन्हें नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, या वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर सोनू निगम हो गए, अरिजीत सिंह हो गए और कुछ और भी सिंगर्स हैं जो हर तरीके के सॉन्ग्स को गा सकते हैं, वर्सेटाइल सिंगर्स, ठीक है। द कंपनी वॉज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग अ वन ट्रिक पोनी रिलाइंग सोलली ऑन वन प्रोडक्ट फॉर प्रॉफिट्स। ये भी बिल्कुल सही है। कंपनी को क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई आप एक ही टाइप के प्रोडक्ट पर रिलाई करते हैं और उसी से प्रॉफिट्स बनाते हैं, तो वन ट्रिक पोनी आप। द एक्टर वॉज डिसमिस्ड एज अ वन ट्रिक पोनी बिकॉज ही ऑलवेज प्लेड द सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर। अभी मैंने सनी देओल का एग्जाम्पल दिया। द पॉलिटिशियंस कैंपेन स्ट्रेटजी मेड हिम अपीयर एज अ वन ट्रिक पोनी फोकसिंग ऑन अ प्लेथोरा ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब गड़बड़ है यहाँ पे लिखा है वन ट्रिक पोनी के तौर पे अपीयर हुए और यहाँ लिखा है प्लेथोरा ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। ऑपोजिट बातें लिखी हुई हैं, ये सेंटेंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बात करें अगर सिनोनिम्स की, सिंगल स्किल्ड स्पेशलिस्ट, ये पूरा फ्रेज है, एक स्किल पे स्पेशलिस्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑलराउंडर, वर्सेटाइल, डाइवर्स, है ना, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल। रेफरेंस, द डिबैकल प्रूव्स द प्रोवर्ब दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर। डिबैकल बहुत बड़ी हार, हाँ, सडन एंड इग्नोमिनियस फेलियर। इग्नोमिनियस जो बेसिकली अपमानजनक हो, शर्मिंदा करने वाली, एम्बैरेसिंग हो, उसको बोलते हैं इग्नोमिनियस, ठीक है। एक अचानक से मिलने वाली, शर्मिंदा करने वाली हार, बहुत बड़े स्तर पर डिबैकल बोलते हैं। जैसे अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें पाकिस्तान के लिए ये एक तरीके का डिबैकल था कि वो होस्ट कंट्री थी और वो पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी। और दूसरा डिबैकल ये हुआ कि होस्ट कंट्री होने के बावजूद भी जो फाइनल मैच हुआ वो दुबई में हुआ, ठीक है। सो ये डिबैकल था पाकिस्तान के लिए। चलिए, आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। Demonetization 2016. The demonetization move by the Indian government in 2016 is often referred to as a debacle due to the severe disruptions it caused to the economy, particularly in terms of cash shortages, job losses and long queues at ATMs. बिल्कुल सही बात है। Leading to widespread criticism of the policies execution. जो नोटबंदी हुई उसमें हमने देखा लोग ATMs के बाहर लगे हुए हैं, दिनों दिन लगे हुए थे और इकोनॉमी धराशायी हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, कैश शॉर्टेज हो गए, बहुत अलग अलग जगहों पे मारपीट हो रही थी, बहुत सारी जगहों पे, तो कुछ भी प्लान्ड नहीं था और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो ये एक डिबैकल के तौर पे रेफ़र किया जाता है। इंडियन क्रिकेट टीम्स परफॉर्मेंस इन 2007 आईसीसी वर्ल्ड कप, ये 50-50 ओवर वाले मैच की बात हो रही है और उस समय पे इंडिया भी, अभी मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था चैम्पियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया वर्ल्ड कप में 2007 में फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वो इंडिया के लिए एक डिबैकल था, ठीक है। चार और एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल डिबैकल ऑफ द कंपनी लेड टू मैसिव ले ऑफ्स एंड बैंक्रप्सी। ले ऑफ्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको निकालना बहुत बड़े स्तर पर, मैसिव ले ऑफ्स, हाँ। फाइनेंशियल डिबैकल यानी एक बहुत बड़ी मार झेलने को मिली कंपनी को, अचानक से लॉस हुआ या फंडिंग रुक गई, सो लोगों को निकालना पड़ा और कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, ठीक है, या गई, इसको ऐसे बोल सकते हैं। द हैवी रेनफॉल वॉज अ डिबैकल दैट सेव्ड द क्रॉप्स फ्रॉम ड्राइंग आउट। अब ये दो अपोजिट बातें, यहाँ पे डिबैकल नेगेटिव वर्ड है और फिर लिखा है कि सेव कर लिया फसलों को, गलत है। हिज पुअरली प्लान्ड कैंपेन टर्न इनटू अ कंप्लीट डिबैकल कॉस्टिंग हिम द इलेक्शन। जो भी कैंपेन था वो पुअरली प्लान था, ठीक से प्लानिंग नहीं हुई उसकी और पूरी तरीके से फेल हो गया, ठीक है, सो वो इलेक्शन हार गया, बिल्कुल सही है। द गेम वॉज सच अ डिबैकल दैट फैंस लेफ्ट द स्टेडियम हाफ वे थ्रू। इतना बुरा परफॉर्म किया पर्टिकुलर टीम ने कि जो फैंस थे वो आधे मैच के बाद ही मैदान छोड़ के या स्टेडियम छोड़ के जाने लग गए, ठीक है, ये भी सही था। जस्ट अ बिट, यस, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फियास्को, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, एक तरीके से आपदा, और एंटोनिम्स ट्रायम्फ, जीत, सक्सेस, अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। नाउ यू नो वेरी वेल आपको क्या करना है। आपको जो वर्ड्स हमने डिस्कस किया और ईडियम हमने डिस्कस किया, वन ट्रिक पोनी, उस पे हर एक पे
आपको बनाना है अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस और इन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन मेंटरशिप सब वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 127। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटैम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 127 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटैम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में एज़ यूजुअल। और जब आप ऐसा करते हैं मैं आपकी परफॉर्मेंस चेक करता हूं और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपकी हेल्प कर पाता हूं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आपसे मिलता हूं एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।